इस बिल के जरिए पहला एतराज यही है कि हमारा खदशा है पूरे मुल्क में जेरीमेंडरिंग की जाएगी। माइनॉरिटीज को इस तरह से उनका बैलेंस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस तरह से खराब किया जाएगा कि माइनॉरिटीज के पास पॉलिटिकल पावर ना रहे, इलेक्टोरल पावर ना रहे, उनके वन वोट का वही वैल्यू ना रहे जो दूसरी कम्युनिटी से आने वाले लोगों का वैल्यू। सारी की सारी ताकत जो है 4-5 रियासतों में होगी। इस डिलिमिटेशन के बाद इंडेंटेड जो नंबर्स है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात मेनली, इनके पास तकरीबन कुल मिला के 400 के करीब सीट्स होंगे और जम्मू कश्मीर का फैसला ये 4-5 रियासतें अकेले ले सकती है। मगर प्रोपोर्शन इस हद तक खराब है इस पार्लियामेंट में कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूपी मन बना ले, बिहार मन बना ले, राजस्थान गुजरात मन बना ले, ये हम पे चीजें थोप सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हम लाचार है। और जो 2019 में हमने देखा, इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा। उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये सारा बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। और ये डिस्प्रोपोर्शनेट, ये डिस्प्रोपोर्शनेट, बात करने दो, बात करने दो, ऐसे बात नहीं हो सकता है। हो या कंक्लूड। थैंक यू मैडम, आपने मौका दिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मैं 3-4 पॉइंट्स क्लियर बोलना चाहता हूं। उम्मीद है आप मेरे पॉइंट्स क्लियर होने तक इंटरप्ट ना करें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स है जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है। एक तो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर में कि हम सभी वुमेंस रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ हैं। वुमेंस रिजर्वेशन बिल जहाँ तक हमारी इतला है पिछले पार्लियामेंट में ऑलरेडी पास हो चुकी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेट तय भी किया गया था। पूरा हाउस उसमें मुत्तफिक है। तो वुमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ न कोई पार्टी है, न कोई इंडिविजुअल है, हम सभी उसके साथ हैं। इस तरह से तकरीर करने की कोशिश की गई कि जैसे कि हम सब यहाँ पे वुमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हैं। नहीं, हम जो ये डिलिमिटेशन हो रही है और डिलिमिटेशन के आड़ में जो जेरीमेंडरिंग होगी, इस तरफ के लोग और हम सभी उस जेरीमेंडरिंग के, इंटेंडेड जेरीमेंडरिंग के खिलाफ है जो हमने कश्मीर में, जिसका एक्सपीरियंस हमने पिछले साल ही किया। डिलिमिटेशन के नाम पे जेरीमेंडरिंग की गई, आबादी के तनासुब को इस तरह से खराब किया गया ताकि एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचे। जम्मू रीजन में हमने उसकी मिसाल देखी। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो बैलेंस था उसको इस तरह से खराब करने की कोशिश की गई और बहुत हद तक खराब किया गया। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जेरीमेंडरिंग के जरिए डिलिमिटेशन के नाम पे, जिससे तनासुब खराब हुआ। कम्युनल लाइंस पे जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट किया गया। इस बिल के जरिए पहला एतराज यही है कि हमारा खदशा है पूरे मुल्क में जेरीमेंडरिंग की जाएगी। माइनॉरिटीज को इस तरह से उनका बैलेंस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस तरह से खराब किया जाएगा कि माइनॉरिटीज के पास पॉलिटिकल पावर ना रहे, इलेक्टोरल पावर ना रहे, उनके वन वोट का वही वैल्यू ना रहे जो दूसरी कम्युनिटी से आने वाले लोगों का वैल्यू है। और इसकी मिसालें हमने पिछली डिलिमिटेशंस में देखी है, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली देखी है जेरीमेंडरिंग के जरिए। होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। कश्मीर में हमने इस एक्सपीरियंस को झेला है। हम नहीं चाहते हैं कि पूरे मुल्क में वो जेरीमेंडरिंग हो जिससे आबादी का तनासुब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम्युनल लाइंस पे खराब किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये होगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से हमने जब 1947 में इस मुल्क के साथ इल्हाक किया और हम इस मुल्क का हिस्सा बने, हमने कुछ प्रोटेक्शंस मांगी। आज वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी प्रोटेक्शंस खत्म हो रही है। प्रोटेक्शंस मांगने का सिर्फ एक ही वजह थी कि हम हमारे फैसले खुद ले पाए, कोई खास आबादी हमारे फैसले ना ले पाए, कोई खास जियोग्राफिकल इलाका हमारे फैसले ना ले पाए। 1947 से लेके अभी तक आज भी आप देखते हैं, अगर ये डिलिमिटेशन ना भी हो फिर भी प्रोपोर्शन में इम्बैलेंस है। एक एमपी उठे थे सुबह वानाबी मरहूम जेटली जी, आंजहानी जेटली जी के वानाबी, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, साउथ से वो कह रहे थे, खुद उन्होंने कोट किया अरुण जेटली जी को
और ये कहा कि अरुण जेटली जी ने 2001 में ये कह के फ्रीज को जायज ठहराया, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, कि उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शन जो है वो इम्बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शन खराब है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। साउथ के साथ अगर हम इस आबादी के तनासुब के साथ डिलिमिटेशन करें तो साउथ के साथ और बाकी रियासतों के साथ नाइंसाफी होगी एंड दे विल बी एट डिसएडवांटेज। वी डोंट वांट देम टू बी एट डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मेरा सवाल यह है, क्या आज 2026 में वो प्रोपोर्शन बैलेंस हुआ है? प्रोपोर्शन आज भी उतना ही खराब है, आप ये डिलिमिटेशन करें या ना करें उसके बावजूद भी खराब है, इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। और इस डिलिमिटेशन के बाद इट विल फर्दर टिल्ट टुवर्ड्स नॉर्थ और सारी की सारी ताकत जो है 4-5 रियासतों में होगी। इस डिलिमिटेशन के बाद इंडेंटेड जो नंबर्स है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात मेनली, इनके पास तकरीबन कुल मिला के 400 के करीब सीट्स होंगे और जम्मू कश्मीर का फैसला ये 4-5 रियासतें अकेले ले सकती है। 2019 में इन्होंने 370 एब्रोगेट किया और यह क्या किया कि वो डेमोक्रेटिकली किया। तीसरे सेक्शन में 370 के तीसरे सेक्शन में यह लिखा है आईनी तौर कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लानी है 370 में तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पहले कंकरेंस लेनी है। आपने नहीं ली, आपने कहा कि गवर्नर ने वहां से कंकरेंस दी, उस गवर्नर की कंकरेंस को हम जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंकरेंस मानते हैं। दैट इज द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक ही इदारा बचता है, जब आपने वो चोरी की फिर एक ही इदारा बचता है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आके जम्मू कश्मीर के लोग अपने हुकूक के लिए लड़े तो आइडियली पार्लियामेंट में होना चाहिए, हमारे वोट का वैल्यू भी उतना ही हो जितना बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात का हो। पर जब आपने देखा हमारे पास 6 वोट्स है, लद्दाख मिला के हम 6 वोट जम्मू कश्मीर से चाहे कुछ भी करे, 370 के हक में हो या 370 के खिलाफ हो, 6 के 6, मगर प्रोपोर्शन इस हद तक खराब है इस पार्लियामेंट में कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूपी मन बना ले, बिहार मन बना ले, राजस्थान, गुजरात मन बना ले, ये हम पे चीजें थोप सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार है। और जो 2019 में हमने देखा, इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा और उसका अताब जो है, उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये सारा बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। और ये डिस्प्रपोर्शनेट, ये डिस्प्रपोर्शनेट, बात करने दो, बात करने दो। Thank you, Speaker sir, for letting me speak on a very important topic. Women are a central force, a driving force in our national imagination, in our national perspective. All of us, every single one in this room, has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that, in 5 minutes, achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. There's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud as an older brother as she was doing that, delivering the speech in a way that is different than mine, of course.
I remember when I was a little boy, I used to be very scared of the darkness. And we used to have this huge dog who used to attack my sister and me all the time. So we were very scared of going out into the garden at night. We were scared of the dog. And one day my grandmother somehow found out about this. And I'm saying this because this was one of the most powerful lessons taught to me in my life by a woman, a grandmother. And my parents had gone out for dinner, and she came, she caught my hand, I still remember, and she took me out into the garden. Dark garden at night, no lights. No, government houses have big gardens, quite a big garden. And she took me there, and she left me. She said, now you stay here, don't move. And she left. And I watched my grandmother. I remember she was wearing a yellowish sari. I watched her go away. और मेरी मतलब हवा निकल गई कि मतलब आज तो मैं गया. I didn't have the courage to tell my grandmother that, you know, I don't want to stay here, so I stayed. And she went away. She went away probably for 1 or 2 minutes. But for me, it was like 2-3 hours. I was imagining the dog coming to bite me. I was imagining ghosts. I was imagining snakes. I was imagining everything. And then after some time, I remember my legs were even shaking a little bit, and then I saw my grandmother come. And she came and she asked me, so, what are you scared of? एक्चुअली देश को सरकार बताना चाहते हैं जो अपोजिशन वुमेन का अगेंस्ट में है, ये सच है ही नहीं. हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे. लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है. तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है. जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर, वो तो नहीं होना चाहिए था ना. आप बताइए, अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है. आप 543 MP, उसमें 1/3 181. इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना MPs बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा. ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं. लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो. नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो. नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखा, उससे काफी है. इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं. अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका MP पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो. क्या है, आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा MP तो रेप केस में है, आधा MP डाउरी केस में है, आधा MP तो इसमें फिर आपके मुंह से नारी शक्ति का बात शोभा नहीं देते. तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे. ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे. आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हो. 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है. तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे. आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है. आप
आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंस में और एक एमपी आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो सीएम है, अपने बलबूते पे सीएम बने, कोई दिल्ली का सीएम जैसे बने नहीं, तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं, जो बीजेपी वाले नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वार इतना इंपॉर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट इशू में, फिर भी अभी किया है। क्यों? क्योंकि डीएमके हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे, हारेंगे, हारेंगे। धन्यवाद। अखिलेश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य को भी सुन रहा था, उनके वरिष्ठ सदस्यों को भी और माननीय मंत्री जी को मैंने सुना है, और इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारे नेता जिनकी विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात की है। हम समाजवादी लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं और महिलाओं का आरक्षण 33% हो उसके भी पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी निरंतर चल रही है और कहीं न कहीं आरक्षण हमारी पीढ़ी के आह्वान को और मजबूत कर रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप। और इनका, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष जी ये सरकार में है और मैं सुन रहा था माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं? हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े हैं। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं, 21 जगह।
यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां हैं? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप? क्या 10% से ऊपर हैं आप? और फिर लोकसभा की गिनती में अगर हम देखें तो लोकसभा की गिनती में कितने संख्या में आप हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां हम ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, वहीं कुछ सवाल हमारे भी आपके लिए हैं। मैं उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अगर हम अपनी बात कहना चाहें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, उनके द्वारा हमेशा महिलाओं को पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में देने की बात कही गई। और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि संस्कार का आरंभ महिला से होता है। यदि महिला जागृत है तो पूरा समाज जागृत हो जाता है। ये लोहिया ने हमारे जिस विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। लोहिया जी ने निरंतर महिलाओं की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है और समाज में वास्तविक परिवर्तन उनके योगदान से ही आ पाएगा। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पंचायत में सबसे पहले आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल यह भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा, उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। भाजपा को यह भी अच्छी तरह याद है कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, मतलब महिलाएं भी पूरी की पूरी उसमें गिनती में आती। एक बड़ा चुनावी सच यह भी है कि भाजपा की चुनावी घपलेबाजी अब पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गई है। जो एसआईआर आप लेकर के आए थे अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा एसआईआर। वो कहने को तो एसआईआर था, लेकिन सच्चाई में वो एनआरसी का रूप था। और एसआईआर के मामले में जिस तरीके से वोट काटने का काम शुरू हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पीडीए प्रहारी और संगठन के लोगों को जिन्होंने वोट बचा लिया। जब पहली गिनती में हम लोग बचाने में कामयाब हो गए तो अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 को लेकर के आई और फॉर्म 7 उन्होंने ऐसे बांटना शुरू किया, उस घपले को भी हम लोगों ने पकड़ लिया। और जब उस घपले को पकड़ा तो पता लगा फॉर्म 7 बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। फॉर्म 7 से कोई वोट काटा नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, जो फॉर्म 7
काटने के लिए जिससे दस्तखत कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जो एसआईआर के बहाने फॉर्म 7 लेकर के आए थे, जो फॉर्म 7 दस्तखत करा करके वोट काटे जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, जब पकड़ा गया, हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने उसको प्रेस के सामने लेकर के आए और चुनाव आयोग को शिकायत की। फॉर्म 7 से वोट कटना रुक गया, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने उसके नकली दस्तखत कराए थे। अध्यक्ष महोदय, इससे तो लगता है कि पूरा का पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। और धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, हेरा फेरी हम लोग पकड़ लिए, भाजपा की कलई खुल गई और उसके समर्थक और वोटरों का अकाल पड़ने लगा तब भाजपा निराशा के इस दौर में उभरने के लिए बिल लेकर के आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कम हो रहा है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है, इसलिए आरक्षण को लेकर के आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। इस बार भाजपा महिलाओं को लेकर ये पुरानी चाल चल रही है, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो महिलाएं ही हैं। भाजपा की कमीशनखोरी और चंदा वसूली की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, उससे उनकी रसोई सूनी हो गई है। रही सही कसर सिलेंडर की, बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने पूरा कर दिया है। ये अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि माननीय मंत्री सिलेंडर की याद दिला रहे थे, उन्होंने इज्जत घर को भी याद दिलाया, जिसको कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इज्जत घर होंगे। गांव गोद लिए गए, जाकर के सरकार देखे उन गांव को अनाथ अगर किसी ने छोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। हर महिला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच तो सरकारी स्कूल तक बंद करवा दे रही है। महिलाओं का दर्द क्या होता है, ये मेरठ के दुकानदारों के परिवार की महिलाओं की आंखों में आए आंसू भी बयां कर रहे हैं, और नोएडा की मजदूर और मेड के गले बयान भी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बहस महिला आरक्षण पे कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बिल्कुल बगल में 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे मजदूर, महिलाएं सड़कों पर हैं, जहां से प्रभु श्री राम जो कभी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था, वो चुन करके आए थे। वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं, और अगर ये धरने पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उनके घर उजड़ रहे हैं, महिलाएं रो रो करके न्याय मांग रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय सरकार से कि अगर ये बिल इतना ही सही है तो इसे मेरठ नोएडा की पारिवारिक और कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए कि उनके लिए इसमें क्या क्या होने जा रहा है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं, पर उस भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये बात अध्यक्ष जी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनते थे तो वो ये कहते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम आप जैसे ही हैं, पिछड़े हैं। लेकिन जब आरक्षण की बात हो रही है तो पिछड़ों की संख्या इसमें कितनी है, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर बात अपनी रखेगी। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है
जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ खुफिया लोगों की गुप्त योजना है जो अब तक स्वीकार नहीं, जब तक प्रक्रिया के साथ हम लोग स्वीकार कभी नहीं कर सकते जब तक इसका लागू करने का तरीका ठीक ना हो। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम अगर हम ये गिन लें कि 70%, 80% से ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय, अगर हम उनको 66% मान लें तो इनकी आबादी कम से कम पिछड़ों की 33% होगी, आधी आबादी की जनसंख्या, जिनके हक की बात तो है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़े वर्ग की 33% महिलाएं, उनको हक देना नहीं चाहते ये लोग, हक उनका छीनना चाहते हैं। और फिर जो डिलिमिटेशन का साथ साथ लेकर के आए हैं, ये डिलिमिटेशन क्या है अध्यक्ष महोदय? ये डिलिमिटेशन है कि इलेक्टोरल मैप को बदल दें। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डिलिमिटेशन की बारी आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बना करके कि किस तरीके से लोकसभाओं के क्षेत्र बनाए जाएं, क्षेत्र कैसे बने जिससे कि उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले, वो हम लोगों ने आसाम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। इसलिए हम चाहते कि पहले जनगणना हो और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो? जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या तय करे। इसके साथ साथ जो रोटेशन वाला है
इशू, स्वाभाविक है कि जब हम एक क्षेत्र से लड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, तो एक भावनात्मक अटैचमेंट बनता है वोटरों के बीच में। और अगर ये रोटेशन का मामला होगा तो अध्यक्ष महोदय कोई भी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं रखेगा क्षेत्र की जनता से। तो अगला क्षेत्र की सोचने लगेगा कि अगला क्षेत्र हमारा क्या होगा। इसलिए हम इसके भी खिलाफ हैं अध्यक्ष महोदय कि रोटेशन नहीं हो। हम रोटेशन की प्रणाली के खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हम लोग नहीं हो सकते। इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस कराए, जनगणना कराई जाए। और अगर ये जनगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पुराने बिल में जो हम लोगों ने बात देखी और रखी थी उस समय वो यही था कि जनगणना करा करके महिला आरक्षण बिल आएगा। लेकिन ये लोग 2011 का लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी पूरी तैयारी है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र कैसा होगा। इनके गुप्त लोगों ने वो कहीं ना कहीं नक्शा बना करके रखा होगा, जिसको आरक्षण पास होते ही, बिल पास होते ही ये लागू करने की कोशिश करेंगे। और जो और सुधार होने चाहिए महिलाओं के, जो सुधार होने चाहिए उन सुधारों पे इसमें बिल में कोई विशेष योजना या विशेष बात नहीं हो रही है। बिना उनके लिए लाभ पहुंचाए, सशक्तिकरण किए, शायद हम पूरा उनको हक नहीं दे पाएंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे यही निवेदन और अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जो सेंसस से ये दूर भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी, और अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की बात और उठेगी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों की बात मान करके सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। जब हम आरक्षण देना चाहते हैं तो बिना पिछड़ा, बिना मुसलमानों के शायद हमारा जो लक्ष्य है महिला आरक्षण का वो पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं इस तीनों बिल की मुखालिफत में खड़ा हूँ। आप ऐसे वक्त में इस बिल को ला रहे हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अराकीन पार्लियामान अपने रियासती असेंबली इलेक्शन में मसरूफ है। ये हुकूमत पैगाम ये देना चाहती है कि अपनी वहशी अक्सरियत से कानून बनाएंगे। अगर ये तीन बिल कानून बन जाएंगे तो अपोजिशन की आवाज नहीं के बराबर इस ऐवान में हो जाएगी। और इस आईनी तरमीमी बिल को अगर आप हदबंदी बिल के साथ पढ़ेंगे तो आबादी की बुनियाद पर सीट दी जाएगी। जिसकी आबादी ज्यादा होगी उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी कम होगी उनको कम मिलेगी। हदबंदी हर 10 साल बाद नहीं होगा सर, ना मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा, बल्कि हुकूमत फैसला करेगी कि हदबंदी होगी या नहीं। अगर होगा तो किस साल की मर्दमशुमारी पर होगा। सर, मैं इलाका वादियत को नहीं मानता, ना उसको फरोग देता हूं, मगर हमारी आइन की तमहीद में फ्रेटर्निटी का लफ्ज लिखा गया, भाईचारगी का। ये बहुत अहम है हमारे मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत को मजबूत करने का। ये तीनों बिल इस फ्रेटर्निटी के बरक्स का पैगाम देते हैं और काम करेंगे। हकीकत ये होगा सर के शुमाल हुकूमत करेगा जुनूब पर, शुमाल खर्चा करेगा और जुनूब इसको फराहम करेगा। जुनूबी रियासतें मुल्क की जीडीपी में 30% का हिस्सा होता है उनका, और 21% मुल्क का टैक्स रेवेन्यू जुनूब से आता है। 2022-23 साल में 3.46 लाख करोड़ का उनका हिस्सा था, और 19% आबादी है भारत में जुनूबी हिंदुस्तान की। जुनूब को गुड गवर्नेंस की सदा दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं, तो मगर ये तो झूठ था। मगर ये बिल अगर कानून बनेंगे तो सच हो जाएगा। सर, अगर आप 6 रियासतों को, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला ले, यहां पर सीट होंगी 392, और सिर्फ 34 सीट की जरूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। एक कॉन्फ्रेंस की माली इमदाद हुकूमत में की, उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उठकर कहा कि कैसे हम आईनी हिंदू राष्ट्र को हासिल करेंगे। अब पता चल रहा है कि गैर बीजेपी पार्टियों के नुमाइंदगी को डाइल्यूट करने से ही आप एक आईनी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि यूसीसी, लैंड जिहाद, हिंदी को लाजमी कर देना, बुलडोजर को आईनी तहफ्फुज देना।
सर डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन सरकार क्या है? जादू, उसका जादू यह है कि इंजन शुमाल का होगा और ताकत जुनूब से आएगी। सर नतीजा यह होगा कि जुनूबी हिंद के तमाम रियासतें अपनी आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देंगी। क्या यह मुल्क के लिए अच्छा होगा? तो तशवीशनाक होगा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया गया और आसाम और कश्मीर इसकी जीती जागती मिसाल है। आसाम में 30 ऐसे असेंबली हल्क़ात थे जहां पर मुसलमान जीत के आते थे, उसको 23 कर दिया गया। ये जेरीमैंडरिंग नहीं है तो क्या है? कश्मीर, सर डुबरी बरबेटा में 60% मुसलमान थे, एक डुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई, खत्म हो गया, आप कोई नहीं जीत सकता बरपेटा से। दूसरा मिसाल दे रहा हूं सर, अनंतनाग रजौरी का कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो रही है कश्मीर में कोई, और खत्म हो रही है जम्मू में, कोई रास्ता नहीं, कोई तहजीब का हिस्सा नहीं मिलता। सर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अलग है, ये जेरीमैंडरिंग नहीं है तो क्या है सर? और सर कश्मीर की आबादी क्या है? 56%, 35% कश्मीर की आबादी, सीट है 52.22, जम्मू की आबादी है 43.65, सीट में हिस्सा है 47.78। ये जेरीमैंडरिंग है तो नहीं है तो क्या यही होगा? सर मुस्लिम अकलियत को तो बीजेपी टिकट नहीं देती, रिजर्वेशन दूर की बात, मगर क्या यह मुल्क के मफाद में है कि इस ऐवान में 18 करोड़ की आबादी के सिर्फ 4% एमपी जीत कर आएंगे? ये आपकी मुल्क से मोहब्बत है? ये राष्ट्रवाद होगा कि 18% से 4% आएंगे जीत कर? आप फैसला कर लीजिए। ट्रेजरी बेंचेस को सोचना है, अगर वो भारत से मोहब्बत करते हैं तो तशवीशनाक बात है, अगर बिल कानून बनेगा तो फिर आप भूल जाइए, यहां पर तो और कम हो जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं सर कि मुस्लिम अकलियत को SIR से, रायदही से, हक रायदे महरूम कर दिया जा रहा है, बुलडोजर से बेघर कर दिया जा रहा है, और हदबंदी से इनकी सियासी आवाज को खत्म करने का मंसूबा है। सच्चाई ये है सर, मुस्लिम वोट की जरूरत बीजेपी को उसको खतरा समझती, सेकुलर पार्टीज ये समझती है कि हमको पूछना ही ना पड़े, और हम बार बार पुकार कर कहते हैं कि जमहूरियत को मजबूत करो, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो, क़यादत बनाओ। मगर ये सब चीजों का आप देख रहे हैं कि बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है। सर भारत क्या है? भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सिर्फ शुमाली रियासतें नहीं है, जुनूब की रियासतें नहीं है, मशरिक नहीं है, मगरिबी रियासतें हैं, नॉर्थ ईस्ट है। तो ये इस मुल्क की डाइवर्सिटी इसकी ताकत है जो ये 3 बिलें खत्म करना चाहती है। मेरी तजवीज क्या है सर? कनाडा का फॉर्मूला अपनाया जाए, कनाडा में ग्रैंडफादर क्लॉज को अपनाया जाए, रियासत की सीट आबादी पर मुनस्सिर नहीं होगी। सर रिमूव द मनी बिल वीटो फ्रॉम लोकसभा, लेट द हाउस ऑफ स्टेट्स हैव एन इक्वल वॉइस इन हाउ लेजिस्लेशन इज पास्ड। KM पानीकर मेंबर ऑफ SRC रिकमेंडेड द राजस्व शुड बी रिफॉर्म। सर मैं इस हुकूमत को वार्न कर रहा हूं, हदबंदी एक ऐसा जख्म होगा जो कभी नहीं भरेगा, ये जख्म हमेशा रहेगा और कहीं खुदा ना खास्ता है मुल्क को कमजोर ना कर दे। हुकूमत सिर्फ अपने सियासी लालच को हासिल करने के लिए मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रही है। मैं हमेशा अक्सरियती हुक्मरानी का मुखालिफ रहा हूं, चाहे जबान और मजहब की बुनियाद पर हो। मुल्क को अगर विकसित भारत बनाना है तो हर शहरी की आवाज को कबूल किया जाना इस मुल्क को चलाने के लिए। सर जुनूब की रियासतों के लिए एक ऑप्शन चॉइस है 2011 होगा तब भी हम सीटें लोग खो देंगे, अगर 2026 का होगा तो कैश 22 सिचुएशन होगा। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूं आपके जरिए से कि हमारे वजीर आला ने जो तजवीज पेश की रेवंत रेड्डी ने कि हाइब्रिड मॉडल 2 क्या है वो 40% की सीटें आबादी पर, 40% इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर और 20% फेडरल बैलेंस को, मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूं कि मुसलमानों को, OBC को और जुनूबी रियासतों को एलिनेट मत करिए, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। सर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने इंटरवेंशन में कहा कि तेलंगाना में 25 सीट होंगी। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं, अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो मैंने एक अमेंडमेंट मूव किया क्लॉज 3 बिल में कि आई हैव गिवन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड नथिंग शैल बी डन टू अफेक्ट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंजॉयड बाय ईच स्टेट एज सच प्रोपोर्शन एग्जिस्ट इन द 17th हाउस ऑफ पीपल। आप सपोर्ट कर दीजिए उसको। देखिए सर, अगर कोई मंत्री यहां पर कुछ बोलता है तो मैं, अगर वादा पूरा नहीं होता तो मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डालूंगा, मगर कानून की बात हो रही है, आप लिखते क्यों नहीं कानून में? राइट इट इन द बिल दैट 50% वुड बी देयर। आप नहीं लिखना चाह रहे, आप बोल रहे कि मेरी बात का भरोसा करो कि कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक, हम तो खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। सर और आप एक बता रहा हूं सर, ये गवर्नमेंट क्यों ला रही है? ये इसलिए ला रही है कि सुन लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टेप वुड बी टू बरी एंड डीप फॉर ऑल द टॉक ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर वन कंट्री, वन स्टेट, वन लेजिस्लेचर, वन एग्जीक्यूटिव। ये किसने कहा? बंच ऑफ थॉट्स में मिस्टर गोलवार कर रहे। 1951
BGS का manifesto, conversion of the Union of States into unitary state. This is what is happening now with these three bills. Now, please So, and I am concluding, sir. I am concluding that can this whole proceedings are being watched by the Muslim women who were raped in Muzaffarnagar. Will they feel happy about it? Bilqis Bano is watching this. Has Bilqis Bano got justice? Zakia Jafri's family is watching this. Have they got justice? No. Please. That is why I conclude, sir, by reciting the share of what Rahat Indori said about this government. Jahan se guzro, धुआं बिछा दो. जहां से गुजरो धुआं बिछा दो. जहां भी पहुंचो धमाल कर दो. तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो. अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम. जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो. मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए. मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं. ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल के का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूं. इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया. तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही की. लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं. ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था. वो एक समिति के अध्यक्ष थे. उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी. 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में. उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ. उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ. आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आजादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें, इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा. हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था. पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया. आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी. उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया. उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया. विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने. कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया. आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं. 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने के नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय।
एक बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी जरूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मन चाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए,
ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं है, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा, और काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सदन की चर्चा देख रही हैं। हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों में, गांव में, चाहे पढ़ी लिखी हों, कभी भी सभागृह की गैलरी की चर्चा नहीं करते सदन में। महोदय मैं थोड़ी अभी भी थोड़ी नई हूँ, मैं समझ रहा हूँ। प्रियंका जी, एक मिनट। माननीय सभासदों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई आज रात को 11 बजे तक बढ़ा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांव में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वे अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में खड़े हुए मैं खास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं
वे जबरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमजोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। यह आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं। लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर्वसहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा और हमारे देश की हर नारी को अपनी असली शक्ति को धारण करने का मौका मिलेगा। मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूं कि मन बनाएं, साहस करें, सही निर्णय ले लें। हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, अपने 11 बजे तक के लिए अभी एक्सटेंशन का हाउस का सेंस लिया है, तो इतना मेहनत से देश का महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए, उनको जगह देने के लिए बहस कर रहे हैं, तो खाना का भी व्यवस्था कर देता हूँ, सबका भोजन। माननीय गृह मंत्री जी, सम्मानीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा पर सरकार का जवाब तो कल मैं दूंगा, परंतु अब तक जो चर्चा हुई है उसमें कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है जिसको सुनकर मुझे लगता है कि आज रात के लिए भी देश की जनता में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। तो वो चीजों की स्पष्टता करने के मर्यादित उद्देश्य से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका
प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब